हेलो, जय हिंद भावी होमगार्ड साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीआरसी एग्जाम प्रेप पर। उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2025 के लिए हम लोग जीके जीएस का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इसके पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं दोस्तों। एक स्टैंडर्ड लेवल का हम लोग क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं, जो कि ये PYQ बेस्ड है, और इसके अलावा हम लोग लेटेस्ट पैटर्न को भी हम लोग फॉलो करते हुए चल रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे की तरफ अपनी तैयारी को बढ़ते रहेंगे। और साथ में हमने पिछले क्लास से यूपी जीके को भी कवर कर लिया है कि यूपी जीके भी हम लोग इसमें थ्योरी पार्ट में करते हुए चलेंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास को बारे में जाना, और आज हम इसके प्रतीक चिन्ह को भी देखेंगे, और साथ में इसके अलावा हम लोग MCQ टाइप में इसके बाद चलेंगे। और अपना लेवल भी चेक करते रहिएगा, आप किस लेवल तक आपकी तैयारी पहुंच चुकी है। हर एक दिन आप अपने आप को आंकते रहिए, किस लेवल तक तैयारी, क्या चीजें आपकी छूट रही हैं, उस चीजों को भी कवर करते हुए चलेगा। लेकिन हम अपने तरीके से हर एक चीज को कवर करते हुए चलेंगे इसमें। तो आइए बढ़ते हैं अपने थ्योरी पार्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश जीके का उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह से संबंधित, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या क्या हुआ। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में एक वृत्त में दो मछली होती है। क्या होती है? एक वृत्त में दो मछली होती है, जिसमें एक तीर धनुष, ये दो मछली और एक तीर धनुष, और बीच में जो ये बहती गंगा यमुना नदियां होती हैं। तो ये तीन चीजें इसमें होती हैं, दो मछली, एक वृत्त में दो मछली और तीर धनुष, इसके अलावा बहती गंगा और यमुना नदियां। तो ये जो पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो प्रतीक चिन्ह है, इसमें जो दो मछली होती हैं, ये अवध के मुस्लिम शासक या नवाब का प्रतीक है। इन्हें मछली, जो ये मछलियां हैं, इनको कहां से लिया गया है? तो रूमी दरवाजा लखनऊ से लिया गया है। मछलियों को कहां से लिया गया है? रूमी दरवाजा लखनऊ से लिया गया है। और एक तीर धनुष होता है, ये तीर धनुष है, ये भगवान राम का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? भगवान राम का प्रतीक है। और बहती जो गंगा यमुना नदियां हैं, ये प्रयागराज में संगम का प्रतीक है। और उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को 1916 ईस्वी में डिजाइन किया गया। कब? 1916 में डिजाइन किया गया। और इसको स्वीकृति कब मिली? तो 1938 में इसको स्वीकृति मिली थी, 1938 ईस्वी में। तो ये राजकीय चिन्ह से चीजें याद रखिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंहा हो जाएगा, जिसको दलदली हिरण भी बोलते हैं। और राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस या क्रौंच उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक हो जाएगा। और राजकीय पुष्प पूछे तो पलाश, जिसको टेसु या फिर ढाक बोलते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम है या फिर साइंटिफिक नेम बोले तो क्या हो जाएगा? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या हो जाएगा? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। राजकीय पुष्प पलाश, ढाक या टेसु है, जिसका बॉटनिकल नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और राजकीय पुष्प को 4 जनवरी 2011 को स्वीकृति मिली। कब? 4 जनवरी 2011 को स्वीकृति मिली। तो ये चीजें आज ध्यान रखिएगा। आइए पिछले दिन का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। तो उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थापना सबसे पहले आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से 1834 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 के तहत हुआ, जिसकी राजधानी आगरा थी। और इसके प्रथम गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ थे। और इसको भंग करके बनाया गया था, क्या बनाया गया था? उत्तर पश्चिम प्रांत। 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी, फिर उसके बाद 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध बना। फिर 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध बना। 1937 में आके ये संयुक्त प्रांत के नाम से बना। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है, जो कि वर्तमान नाम है। इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह इसका आरंभ कब से हुआ? तो 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको आप ऐसे याद रखिएगा, इसमें 6 चीजें हैं, 2 भागों में इसको बांट लीजिए, 1 2 3, फिर इसके बाद 4 5 6। तो 1800 वाली चीजें, जैसे 1834, 1836 और 1877, ये चीजें इसमें रख लीजिए। तो 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी, फिर उसके बाद उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध, ये 3 चीजें हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो
यहाँ पे आगरा व अवध इसी को पकड़ लीजिएगा कि ये इसमें आता है, दूसरे पार्ट में आता है, इसमें बस संयुक्त प्रांत हो जाता है। यहाँ पे संयुक्त प्रांत, यहाँ पे भी संयुक्त प्रांत, यहाँ पे संयुक्त प्रांत आगरा व अवध हो जाएगा, तो यहाँ पे संयुक्त प्रांत केवल हो जाएगा। फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को अपने उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है। तो ये चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन कब हुआ? तो 1956 में हुआ। 1 नवंबर 1956 को राज्य का आधुनिक सीमाओं के साथ पुनर्गठन किया गया। और उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट करके उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य कब बना? 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तर प्रदेश के कितने पहाड़ी जिलों को? 13 पहाड़ी जिलों को काट करके उत्तराखंड राज्य बना है। इसकी राजधानियों का कालक्रम देखें तो राजधानियां देखेंगे तो 4 बार, वहां पे देखेंगे उसके नाम में तो 6 बार, यहाँ पे 4 बार। तो आगरा 1836 से 1858 तक, 1836 से 1858 तक आगरा, फिर उसके बाद 1858 के बाद 1921 तक प्रयागराज, फिर उसके बाद 1921 से 1935 तक इसकी राजधानी लखनऊ थी, जो कि आंशिक रूप से थी, लेकिन 1935 से अब तक इसकी राजधानी लखनऊ है, जो कि पूर्ण रूप से इसकी राजधानी है। क्वेश्चन नॉर्मली तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या, प्रशासनिक राजधानी क्या है, तो लखनऊ हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसे भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, पूर्णतः राजधानी कब बनाई, कब से इसकी पूर्णतः राजधानी बनी? तो 1935 से, इसको भी ध्यान रखिएगा, 1935 से उत्तर प्रदेश पूर्णतः राजधानी बनी है। इसकी विशिष्ट और कार्यशील राजधानियां देख लेते हैं। आर्थिक राजधानी, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर हो जाएगा। न्यायिक राजधानी की बात करें तो प्रयागराज, और धार्मिक और राजनीतिक राजधानी की बात करें तो वाराणसी हो जाएगा। तो ये रहे उत्तर प्रदेश जीके के बारे में। आइए अपने बढ़ते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में, प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है करंट से कि अर्थशास्त्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? अर्थशास्त्र में 2025 का जो नोबेल पुरस्कार है, ये संयुक्त रूप से 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो केवल 2 ही नाम है। कितना? केवल 2 नाम है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी केवल 2 नाम है। तो ये 3 लोगों को दिया गया है, मोक्यर एगियोन और पीटर हाविट। जोएल मोक्यर, फिलिप एगियोन और पीटर हाविट को दिया गया है, यानी कि MAH, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मोक्यर, एगियोन और हाविट को दिया गया है। किस लिए? इन 3 विद्वानों को नवाचार संचालित आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए इनको यह सम्मान दिया गया, नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। और नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, इनकी हिस्ट्री के बारे में। इससे पहले आप देखेंगे ये है मोक्योर, M से, और A आ जाएंगे एगियोन, और H से हाविट। ये हो जाएंगे 3 लोग। इनको 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो होती है अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल किसके नाम पर दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। किसके? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। और ये पहली बार कब दिया गया? तो पहली बार दिया गया सन 1901 ईस्वी में। कब दिया गया? नोबेल पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया सन 1901 में। और अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो ये इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार, किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का आविष्कार किया। और अर्थशास्त्र शुरू में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन बाद में 1968 में स्वीडिश बैंक द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा? स्वीडिश बैंक द्वारा जोड़ा गया। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है, और 1968 में जोड़ा गया। लेकिन पहली बार कब दिया गया? तो 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात कर लें। सबसे युवा नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा विजेता कौन है? तो मलाला यूसुफजई। कौन? मलाला यूसुफजई, जो सबसे कम उम्र की मलाला यूसुफजई। इनको 17 वर्ष की उम्र में 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके अलावा सबसे उम्रदराज जिनको नोबेल पुरस्कार मिला तो गुड एनफ हो जाएंगे। कौन? जॉन बी गुड एनफ हो जाएंगे। इन सबसे कम उम्र के मलाला यूसुफजई, सबसे ज्यादा उम्र के सबसे उम्रदराज गुड एनफ हो जाएंगे। और 2 बार जिनको नोबेल पुरस्कार मिला तो मैरी क्यू, जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला मैरी क्यू हो जाएगी। और
पूछे कि भारतीय नोबेल विजेता में सबसे पहले नाम किसका आता है, तो 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन है, तो वो हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, कब, 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये पहले भारतीय और पहले एशियाई भी हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, इनकी साहित्य गीतांजलि के लिए, किसके, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लिया। तो उम्मीद है आपको ये सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित है, कोस्टल लाइन पर कितने राज्य स्थित है, तो कोस्टल लाइन पर 9 राज्य स्थित है। कितने राज्य स्थित है, 9 राज्य स्थित है। यहाँ पे कोस्टल लाइन की बात करें, ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट पे कौन कौन से हैं और पश्चिमी घाट पे कौन कौन से हैं, तो पश्चिमी घाट पर बात करें तो 5 राज्य, इधर 5 राज्य हैं। कितने, 5 राज्य हैं, इधर 4 राज्य हैं। तो 5 राज्य कौन कौन से, पश्चिमी घाट पे गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा हो जाएगा, गोवा, फिर इसके बाद कर्नाटका और केरला हो जाएगा, कर्नाटका, फिर उसके बाद केरला हो जाएगा। इधर बात करें तो आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, इधर बात करें तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल के बाद हो जाएगा उड़ीसा, फिर उसके बाद बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आता है। कौन सा, तमिलनाडु आ जाता है। 4 इधर हो गए और 5 पश्चिमी घाट पे हो गए। तो सबसे पूछे कि सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, और सबसे छोटी जो होती है, सबसे छोटी तटरेखा वो किसकी है, तो वो गोवा राज्य की हो जाएगी। सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की हो जाएगी, तो गोवा राज्य की हो जाएगी, और सबसे लंबी गुजरात राज्य की हो जाएगी। और इससे पूछे कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो 5422.6 किलोमीटर हो जाएगी। मुख्य भूमि से पूछे, मुख्य भूमि से तटरेखा की लंबाई 5422.6 किलोमीटर। यदि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे सभी द्वीपों को शामिल कर ले तो कुल तटरेखा की लंबाई कितनी हो जाती है, तो 7516.6 किलोमीटर। कितनी हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। भारत के कितने राज्य तटरेखा कोस्टल लाइन पर स्थित, 9 राज्य हो जाएंगे, 5 राज्य पश्चिमी से और 4 राज्य पूर्वी तटरेखा से ये संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल, यानी कि 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन 2 क्षेत्रों को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल किन 2 क्षेत्रों को अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको अलग करता है, तो ये अंडमान और निकोबार, किसको अलग करता है, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो होता है वो मालदीव और मिनिकॉय को, मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। ये कौन, मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल जो होता है लक्षद्वीप और किसको, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि पाल्क स्टेट किसको किसको अलग करता है। जो पाल्क स्टेट है ये किसको अलग करता है, तो पाल्क स्टेट जो है भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में स्थित है। किसके, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका के बीच में पाल्क स्टेट है। और दक्कन पास जो होता है, दक्कन पास ये किसके किसके बीच है, तो दक्षिण अंडमान और जो दक्षिण अंडमान है और लिटिल अंडमान के बीच में दक्कन पास है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के, 9 डिग्री जो चैनल होता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार। पाल्क स्टेट जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, दक्कन पास जो होता है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। तो ये चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्यों लड़की पुस्तक की लेखिका कौन है, क्यों जो लड़की है इस पुस्तक, क्यों लड़की पुस्तक की लेखिका की बात करें तो इसकी लेखिका कौन है, तो ये हो जाएगी महाश्वेता देवी। कौन हो जाएगी, महाश्वेता देवी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महाश्वेता देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार और रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किसके, ज्ञानपीठ पुरस्कार और रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य की आंख का रंग
मनुष्य की आंख का रंग आंख के किस भाग में स्थित रंग द्रव्य यानी पिगमेंट पर निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करता है, तो ये आइस, जिसको हिंदी में परितारिका बोलते हैं, ये इस पर निर्भर करता है। जो आंख का रंग होता है वो आइरिस पर निर्भर करता है। मनुष्य का जो आंख का रंग होता है वो आइस में जो मौजूद कौन सा पिगमेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट की मात्रा पर निर्भर करता है। और इसके अलावा बात करें तो जो रेटिना होता है, रेटिना पर जो आंख के पीछे का हिस्सा होता है, यहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। प्यूपिल जो होता है ऊपरी भाग होता है। और इसके अलावा कार्निया की बात करें तो ये पारदर्शी होता है, जो प्रकाश को अंदर भेजने का काम करता है, ये होता है कार्निया। तो ये जो होता है आइस जो होता है वो आंख का कलर डिसाइड करता है। अगर मेलानिन ज्यादा होगा तो आंख काली या भूरी होती है, और कम होता है तो नीली या फिर हरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो जो अली बंधु हैं शौकत अली और मोहम्मद अली ने ये किस आंदोलन का नेतृत्व किया, तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन जो तुर्की के सुल्तान हैं, जिन्हें मुस्लिम अपना खलीफा या फिर आध्यात्मिक गुरु मानते थे, इनकी शक्तियों को कम करने के विरोध में यह आंदोलन शुरू किया गया था। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। और खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 में, कब, मार्च 1919 में बंबई में इसका गठन किया, खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कब, 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था मुंबई में। नेक्स्ट है, जीएसटी संवैधानिक संशोधन बिल को सबसे पहले किस राज्य ने पारित किया था। तो जीएसटी संवैधानिक संशोधन बिल को सबसे पहले किस राज्य ने पारित किया, तो सबसे पहले असम राज्य ने पारित किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में, 101वां कब, 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब का है, 2016 के रूप में लागू किया गया था। और सबसे पहले असम राज्य इसको पारित किया। कौन सा राज्य, असम राज्य पारित किया। और असम के बाद दूसरा राज्य बिहार हो जाएगा। कब हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। और जीएसटी कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। और पूछे जीएसटी काउंसिल का गठन अनुच्छेद 239(1) के तहत, कब, 279(1) के तहत किसका, जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। कौन, केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा इससे। नेक्स्ट है, खाली स्थान एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को काटने, क्या फावड़ा, रहट, ढेकली या फिर सीड ड्रिल से तो बुआई करते हैं, आप लोग जानते हैं। ढेकली ये पानी के लिए, रहट भी पानी के लिए, सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन फावड़ा एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फावड़ा इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल CHRI का मुख्यालय कहाँ है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव का मुख्यालय पूछा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे है, इसका मुख्यालय CHRI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो CHRI का जो स्थापना हुई थी 1987 में हुई थी, और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में हो जाएगा। और इसकी बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और पुलिस सुधारों पर काम करना और सूचना के अधिकार को मजबूत करना है। ये इसके मुख्य कार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जो बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया जिसको जीवाणु बोलते हैं उसके कारण होता है, इनमें से बताना है कौन सा रोग होता है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया के कारण इनमें से
टाइफाइड नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? टाइफाइड, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो सल्मोनेला टाइफी होता है। क्या होता है? सल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है, टाइफी, ये इसके कारण होता है, सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। और कुछ बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया किससे जो टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस, ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। और एक होता है कोलेरा, जिसको हैजा बोलते हैं, हैजा विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। टिटनस होता है, ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। टिटनस को इसको बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। और एक होता है प्लेग, ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। प्लेग ये भी अर्सिनिया पेस्टिस के कारण होता है। प्लेग अर्सिनिया पेस्टिस के कारण होता है। एंथ्रेक्स भी पूछा जाता है। एंथ्रेक्स ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है। बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है। तो ये चीजें बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियों को ध्यान रखिएगा। एंथ्रेक्स, प्लेग, टाइफाइड, टीबी, कोलेरा हो जाएगा। इसके अलावा टिटनस हो जाएगा। टिटनस, ये चीजें होती हैं बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियां। नेक्स्ट है बिमस्टेक, एक उपक्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल है। इसमें बिमस्टेक में कितने देश शामिल है? 7 देश शामिल है। इसका मुख्यालय पूछा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कहाँ पे? बांग्लादेश, ढाका में है। ढाका कहाँ पे है? ढाका में स्थित है। ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय। बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है? बांग्लादेश, ढाका में स्थित है। इसका कितना बार तो इसका पूर्ण रूप पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसमें दक्षिण एशिया के 5 देश और 2 देश जो होते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के देश शामिल है, जिसमें कि भारत, यहाँ पे बात करें इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? एक तो हो जाएगा भारत, हो जाएगा भूटान, हो जाएगा भारत भूटान, इसके बाद बांग्लादेश, भारत भूटान बांग्लादेश, फिर नेपाल और श्रीलंका, ये 5 देश दक्षिण एशिया की ये 5 देश हो जाएंगे। और 2 देश जो होते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के, म्यांमार और थाईलैंड। कौन कौन से? म्यांमार और थाईलैंड ये बिम्स्टेक के शामिल सदस्य हो जाएंगे। म्यांमार और थाईलैंड, और इधर भारत भूटान बांग्लादेश नेपाल और श्रीलंका हो जाएंगे। ठीक, तो ये चीजें इससे ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। और यहीं पे हम बात करें तो जो काठमांडू नेपाल है, यहाँ पे किसका मुख्यालय है? तो ये सार्क का मुख्यालय, यहाँ पे सार्क का मुख्यालय है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का मुख्यालय की बात करें तो ये काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। कहाँ पे? काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो आल्हा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आल्हा हो जाएगा। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत क्या है? आल्हा हो जाएगा। आल्हा जो होता है बुंदेलखंड का है। बिरहा की बात करें तो बिरहा कहाँ का है? तो ये पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश का बिरहा हो जाएगा। और रसिया की बात करें, रसिया कहाँ का है? तो रसिया ब्रजभूमि, मथुरा और वृंदावन के क्षेत्र में। और कजरी जो होती है, एक होता है कजरी, ये कहाँ का लोकगीत है? तो मिर्जापुर और वाराणसी और वर्षा ऋतु का ये गीत है। कब? वर्षा ऋतु का ये गीत है। कजरी जब धान की रोपाई होती है उस समय इसको गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1887 में पहली बार प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन है? हिंदुस्तान के संपादक पूछा है। हिंदुस्तान के संपादक कौन है? तो हिंदुस्तान के संपादक हो जाएंगे कौन?
पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में 1887 में पहली बार प्रकाशित होने वाला, उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रकाशित होने वाला, कब? 1887 में। दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? तो हिंदुस्तान। ये भी याद रखिएगा। किसने प्रकाशित किया? इसके संपादक कौन हो जाएंगे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन हो जाएंगे? पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने बीएचयू की स्थापना की। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की 1916 में। कब? 1916 में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू की स्थापना कब की? 1916 ईस्वी में। तो ये चीजें इससे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं की जाती? तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, ये जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी और राज्यपाल की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होते हैं, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। इनकी नियुक्ति जो होता है संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? ये राज्य के राज्यपाल द्वारा, गवर्नर द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राज्यों के जो राज्यपाल अर्थात गवर्नर है, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। जो अटॉर्नी जनरल होता है, यानी कि महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। और ये इसका आर्टिकल पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद में है। जो भारत का महान्यायवादी है वो आर्टिकल नंबर कौन से है? तो आर्टिकल नंबर 76, अनुच्छेद 76 में है। ये किस में है? अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है? तो ये कौन सी अनुसूची में है? जो भाषाएं हैं वो कौन सी अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची है, इसमें भाषाओं की संख्या 22 है। कितनी है? 22 भाषाएं हैं। और प्रारंभ के संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। बाद में संशोधन के बाद इन भाषाओं को जोड़ा गया। जो मूल संविधान है उसमें 14 भाषाएं थी। बाद में इन भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें 21वां भाषा, जिसमें बात करें तो सिंधी को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 21वां संविधान संशोधन 1967 में, इधर आते हैं, 21वां जो संविधान संशोधन हुआ 1967 में, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसको? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और 71वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इसमें बोडो, डोंगरी, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, 4 इधर हो गया, 4 3 7 1 8 8, यानी कि 14 8 4 12 22 भाषाएं हो जाएंगी। 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। जो 92वां संविधान संशोधन है इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो ये चीजें ध्यान रखिए, याद रखिएगा। और एक चीजें नोट रखने वाली चीज है कि अंग्रेजी जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कितने बार अंग्रेजी दे दिया था ऑप्शन में, कि पूछा जाता है कि इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी अपने संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें अंग्रेजी दे दिया जाता है, जो कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है। तो इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। कौन हो जाएगी? कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में जीत हासिल की थी। कब? 2000 का जो ओलंपिक सिडनी में जो हुआ था, सिडनी में, इसमें इन्होंने पदक हासिल किया था। कब? सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में।
कब? स्वर्णिम के। और इन्होंने भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग किया था। कब? वेट लिफ्टिंग, जिसमें इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। कौन सा? कांस्य पदक। इन्होंने सबसे पहले इसमें कांस्य पदक जीता था। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। और यहीं पे पूछे कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो पीवी सिंधु हो जाएंगे। कौन? रजत पदक जीतने वाली जो हो जाएंगी पीवी सिंधु हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? पीवी सिंधु हो जाएंगी। नेक्स्ट है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 अप्रैल सन 1973, 1 अप्रैल सन 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। कब? 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इससे उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था। कहां से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि माघ मेला निम्नलिखित में से किस दिन शुरू होता है? माघ मेला जो होता है वो मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। कब? मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो महाराष्ट्र के पोला त्योहार में जो वृषभ होता है, वृषभ जिसको बैल बोलते हैं, बैल, इसकी पूजा की जाती है। बुल, इसकी पूजा इसमें की जाती है। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किसकी पूजा? बुल की पूजा, जिसको वृषभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृषभ, ये भी आ सकता है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, वृषभ की पूजा की जाती है। पोला त्योहार ये अमावस्या को मनाया जाता है। कब? अमावस्या को अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर पूछा है तो शारदा नहर जाएगी। कौन सी नहर जाएगी? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर हो जाएगी। और शारदा नहर यह जो होता है, यह नहर नेपाल के पास बनबसा जो उत्तराखंड के चंपावत जिले में है, यहीं से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल की सीमा के पास बनबसा से निकलती है। बनबसा क्षेत्र से ये निकलती है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।